आपने कभी ऐसे उस्ताद के बारे में सुना है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने शागिर्दों के लिए वक़्फ़ कर दी हो? जेम्स हिल्टन का शोहराए आफ़ाक़ नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स एक बूढ़े, शरीफ़ुन-नफ़्स और महबूब उस्ताद मिस्टर चिपिंग की कहानी है। ब्रुकफ़ील्ड स्कूल में 40 साल से ज़्यादा गुजारने वाले ये चिप्स पहले तो सख्त गिर और हंसी मजाक के पात्र थे, मगर वक्त, मोहब्बत और औरत ने इनको बदल कर रख दिया। ये नावल सिर्फ और सिर्फ स्कूल और पढ़ाई की कहानी नहीं, बल्कि वक्त, तन्हाई और मोहब्बत और यादों की वो दास्तान है जो दिलों को छू जाती है। इसके हर लफ्ज़ में एक मुस्कुराहट है और हर सफ़े पर एक आंसू। अगर आप इंसानी रिश्तों की गर्मी और एक सादा सी ज़िंदगी की खूबसूरती महसूस करना चाहते हैं, तो ये नावल अलविदा जनाब चिप्स आप ही के लिए है। तो चलिए देखते हैं। हियर वी गो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। This is Salman Khalil, your English teacher. I first welcome you all to English Academic Excellence. हम अपने नावल को तमाम एपिसोडिक फॉर्म में, मतलब इसकी तमाम एपिसोड्स में दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 साइनॉप्सिस, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इनको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको पूरे नावल का एज ए होल साइनॉप्सिस देने जा रहे हैं, ताकि आपके सामने एक इस नावल की पूरी कहानी साइनॉप्सिस की शक्ल में सामने आ जाए, और उसके बाद हम इसको चैप्टर वाइज अपनी एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। ये नावल आपके बोर्ड के 20 मार्क्स को कवर करता है। तो अगर आप इस नावल की तमाम एपिसोड्स को आराम से सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा देख लेते हैं, तो कल आपके बोर्ड के इम्तिहान में इंग्लिश के पेपर में, सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में 20 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ओवरऑल साइनॉप्सिस को। यस प्लीज। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस नावल के ओवरऑल साइनॉप्सिस को टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमें जो नज़र आ रहा है वो है ऑथर। तो हम ऑथर की बात करें तो नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के मुसन्निफ जेम्स हिल्टन, जो सन 1900 में बरतानिया में पैदा हुए। फिर आप उसके बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए। आप एक स्टोरी राइटर भी थे, आप एक जर्नलिस्ट भी थे, और आप एक स्क्रीन राइटर भी थे। स्क्रीन राइटर जिसे हम कहते हैं कि ऐसा राइटर जो फिल्मों के लिए लिखे, जो ड्रामों के लिए लिखे, राइट, तो उसको हम स्क्रीन राइटर कहते हैं। आपका इंतकाल 1994 में लिवर कैंसर की वजह से हुआ, जिसे जिगर का कैंसर कहते हैं। आपने बेशुमार तसानीफ लिखी, बेहतरीन बुक्स लिखी। आपकी बेहतरीन तसानीफ में गुड बाय मिस्टर चिप्स सर फहरिस्त है। तो ये था एक लाइट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। तो उसके बाद हम बात करेंगे नावल की, राइट। नावल के बारे में अगर हम बात करें तो गुड बाय मिस्टर चिप्स ये एक एपिसोडिक नावल है। एपिसोडिक नावल का मतलब है कि इसे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसे
टोटल 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कहा जाता है कि मुसन्निफ जेम्स हिल्टन ने इसे 4 दिनों में मुकम्मल किया। जहाँ तक इसकी लेंथ ऑफ फिक्शन का ताल्लुक है तो ये नावल तकरीबन 70,000 वर्ड काउंट रखता है। इस लेंथ की वजह से हम इसको नावेला कहते हैं। जब हम इसको नावेला कहते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप सपोज कर दीजिएगा कि ये नावल ही है, राइट। लेकिन हम उसको लेंथ ऑफ फिक्शन के अकॉर्डिंगली जब हम देखते हैं तो उसे नावेला कहते हैं, ओके। अलबत्ता हम इसे रूटीन में नावल कहेंगे, राइट। तो ये नावेला, इसमें मुसन्निफ का फोकस अपने मेन कैरेक्टर की पर्सनल और इमोशनल डेवलपमेंट पर होता है। और जहाँ तक हम टाइप ऑफ फिक्शन की बात करें, अगर चूँकि हर फिक्शन की फर्दर कैटेगरीज होती हैं, हर फिक्शन फर्दर कैटेगोरिकली डिवाइडेड होती है, तो लिहाजा इसकी भी अगर हम फर्दर टाइप की बात करें, इस फिक्शन की, इस अफसाने की, तो ये एक साइकोलॉजिकल नावल है, जिसे हम उर्दू में नफ्सियाती नावल कहते हैं। साइकोलॉजिकल नावल, साइकोलॉजिकल फिक्शन यानी जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अपने कैरेक्टर के अंदर से आवाज़ आती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक राइटर खंगालता है अपने कैरेक्टर को, अपने मेन लीडिंग कैरेक्टर को खंगालता है, जिसे प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। उसकी ज़हनी, उसकी जज्बाती और रूहानी पहलुओं को प्रोजेक्ट करता है। तो ये फीचर्स हैं साइकोलॉजिकल नावल के। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल नावल है। बोर्ड ने पहले भी क्वेश्चन ये किया हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट बेटा, इसके ऊपर हम नंबर 3 में बात करते हैं कि इसकी अडेप्टेशन यानी अडेप्ट का मतलब होता है इसको इख्तियार करना, जैसे लाइक इसको अपनाना। जैसे हम कहते नहीं इख्तियार करना, यानी ये किसने इसको इख्तियार किया, इसका मतलब क्या है, किसने इसको यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश मैगज़ीन में इसकी पब्लिकेशन हुई। ब्रिटिश मैगज़ीन, उसका नाम था ब्रिटिश वीकली, उसने इसको छापा, इसे प्रिंट किया, इसे पब्लिश किया। दूसरे नंबर पर अमेरिकन मैगज़ीन की बारी आई। अमेरिकन मैगज़ीन जिसका नाम है दी एटलांटिक, यानी एटलांटिक की बारी आई, उसमें भी इसको छापा गया। ये इतना इम्पॉर्टेंट नावल था। और अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो ये किताब की शक्ल इख्तियार किया इसने। किताब की शक्ल में एक बुक फॉर्म में 1934 में पहली मर्तबा ये पब्लिश हुआ। और कहा जाता है कि फर्स्ट डे 1 में 15,000 कॉपीज़, 15,000 कॉपीज़ सेल हुई और अपने दौर का बेस्ट सेलर भी बन गया ये नावल। जी हाँ, चौथे नंबर पर जो बारी आई, मूवीज़ की बारी आई। अब इस नावल के ऊपर मूवीज़ बनेंगी। जी 1939 में इस नावल की फेम को देखते हुए इसको फिल्माया गया। 1939 में पहली मूवी बनी इस नावल के ऊपर, गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर, जिसमें इसके हीरो जो थे वो थे रॉबर्ट जोनाइट को चुना गया कि वो मिस्टर चिप्स का किरदार अदा करेंगे। तो अगर आपने फिल्म देखनी हो तो आप वो फिल्म भी देख सकते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर, जिसमें रॉबर्ट डोनाल्ड हीरो के तौर पर आए हैं। याद रखिएगा, आपको मैचलेस परफॉर्मेंस की वजह से, मिस्टर चिप्स की मैचलेस परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये थी इनकी फेम, वर्ल्ड वाइड फेम इस नावल की। यहाँ तक इसका सफ़र नहीं रुका, ये सफ़र आगे जारी रहा। दूसरी मर्तबा भी फिर इसको फिल्माया गया। और इस तरह से ये सफ़र आगे चलता रहा। जी फिर बारी आई, आप देखें कि थिएटर्स से पहले एक बारी और आई, टीवी सीरियल्स की भी बारी आई। टीवी सीरियल में भी 2002 में इसको एक टीवी सीरियल के तौर पर भी इसको एसएमजी प्रोडक्शन वालों ने क्या किया, इन्होंने इसको कास्ट किया, टेलीकास्ट किया और लोगों को दिखाते रहे।
ये थे। और फिर बाद में ये, जैसा कि मैंने कहा पहले, कि आखिर में फिर वो थिएटर्स भी आए, थिएटर्स में भी ये चलता रहा। तो क्या खूबसूरत इसकी अडेप्टेशन थी इस नावल की, इस शोहराए आफाक की, जैसा कि आपने देखा। और उसके बाद अगर हम बात करें नावल की सेटिंग की बात करें, तो सेटिंग का मतलब है कि हमें कैसी सेटिंग रखनी है, कहाँ पर नावल जो है उसके तमाम इंसिडेंट या जो उसके इवेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर वकू पजीर होंगे, तो इसको हम सेटिंग कहते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ की रखी गई है इस नावल की सेटिंग के लिए, बरतानिया के शहर लंदन के नज़दीक एक ब्रूकफील्ड नामी एक फर्जी फिक्टिशियस विलेज है, उसको रखा गया है, उस गांव को रखा गया है। और उस गांव के करीब एक बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल यानी जिसमें बच्चे रहते हैं, पढ़ते भी हैं, खाते भी हैं, रहते भी हैं, ऐसे बोर्डिंग स्कूल को रखा गया है, जिसका नाम है ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल। और ये वो स्कूल है जिसमें मिस्टर चिप्स पढ़ाता रहा है। आगे क्या होगा अभी हम उसको देखेंगे, आगे क्या होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोटैगनिस्ट की। राइट, ये कौन है, इसको कहते हैं मेन लीडिंग कैरेक्टर। जैसे हमारा हीरो होता है ना, याद रखिएगा, जैसे हमारा हीरो है, इसको कहते हैं मेन लीडिंग कैरेक्टर। मेन लीडिंग कैरेक्टर। जी, मेन लीडिंग कैरेक्टर कौन है, एक स्कूल टीचर जिनका नाम चिपिंग है। चिपिंग, जी चिपिंग है, ये उनका असल नाम है और उनका निक नेम है मिस्टर चिप्स। जी, इस नावेला के प्रोटैगनिस्ट हैं, उसके मेन लीडिंग कैरेक्टर हैं। याद रखिएगा, आपने क्या किया, ये आपने एक अरसा दराज तक, एक अरसा, एक लंबा अरसा तक उसको पढ़ाया। जी, और आपकी अगर फिजिकल फॉर्म की बात करें, अगर हम अपीयरेंस की बात करें, तो ग्रे हेयर्ड, अ लिटिल बॉल्ड, एंड ही वाज बोर्न इन 1848 and he died in 1930 at the age of 85 years. I'm sorry. मिस्टर चिप्स, ये नावेला आपकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी से शुरू होता है। जी, ये बूढ़ा आदमी अपनी 45 साल की तालीमी खिदमत के बाद जो उन्होंने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में दी, अब मिसेस विकेट के यहाँ रिहाइश पजीर है। और मिसेस विकेट का घर स्कूल के सामने सड़क के पार वाक़या है। मिसेस विकेट, आप भी स्कूल के लॉन्ड्री रूम की इंचार्ज रही हैं। जी हाँ, आपके घर में मिस्टर चिप साहब एक एज अ पेइंग गेस्ट के तौर पर रिहाइश पजीर हैं। यस, चिप्स हैज़ नो इशू, नो सिबलिंग्स, नो पेरेंट्स एट ऑल, ही इज ऑल अलोन। आपके घर की विंडो खुलती है स्कूल की जानिब, और स्कूल की दीवारें और आपका गहरा ताल्लुक, योर हिज डीप कनेक्शन टू देम, the place, the thing, the people, the classes, the children, the events, the clashes, the ups and downs, the teachers, and all above his Catherine Bridges, his beloved wife. जी हाँ, ये सब इसका माजी है मिस्टर चिप्स का, जिसको तलाश करने के लिए अब मिस्टर चिप्स आप इस घर में रिहाइश पजीर हैं, वो इसमें पनाह लेना चाहते हैं। जी हाँ, आप इसमें पनाह लेना चाहते हैं। आपका सब्जेक्ट ग्रीक और लैटिन जैसी क्लासिकल लैंग्वेजेस रहा। आपको अगरचे अपने सब्जेक्ट पर कमांड ज़्यादा नहीं थी, मगर ही वॉज ट्रूली डेडिकेटेड। Yes, well honored and well humored. He had been there at the school. दुनिया आपको पसंद करती थी। और आप याद रखिए कि ये तमाम नावल एक फ्लैशबैक टेक्निक के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया है। फ्लैशबैक टेक्निक का मतलब ये है कि तमाम के तमाम आपके नावल की जो इंसिडेंट हैं वो आपके दिमाग में वाक़ होती हैं, मिस्टर चिप्स के दिमाग में वाक़ होती हैं। यादों के सहारे वो जी रहा है, यादों में मगन है, एक याद, दूसरी याद, तीसरी याद, वन आफ्टर अनदर, वन मेमोरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड कंटिन्यूज टू मूव ऑन।
ये इस तरह से यादें आगे चलती रहती हैं और नावल भी आगे प्रोग्रेस करता रहता है। जी। और अब हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की। यस प्लीज। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कोई स्टिमुलस होता है, यानी कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसकी कोई वजह बनती है, किसी भी काम की कोई ना कोई वजह होती है। तो इस नावल की इंस्पिरेशन कहाँ से ली, जेम्स हिल्टन ने इस नावल की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? याद रखिए, जेम्स हिल्टन के जो वालिद थे उनका नाम था जॉन हिल्टन। आप एक स्कूल के हेडमास्टर थे। जी हाँ। और आप, कहा जाता है कि आप उनसे मुतासिर थे, तो आपने उनको इंस्पिरेशन के तौर पर लिया और ये नावल लिखा, कहा जाता है। इनके बारे में एक और चीज़ मशहूर है, क्योंकि आप एक जिस स्कूल में आपने तालीम हासिल की उसका नाम था द ली स्कूल। कैम्ब्रिज का ये स्कूल था। कैम्ब्रिज का जो ये स्कूल था, इसके अंदर एक टीचर मौजूद थे। वो टीचर जिसका नाम था बॉलगौर नाई। बॉलगौर नाई आपके टीचर थे जिससे आपने इंस्पिरेशन ली। क्यों? क्योंकि इस नावल में हम बहुत सी चीज़ें बॉलगौर नाई और मिस्टर चिप्स में कॉमन देखते हैं, हमें कॉमन नज़र आती हैं, वो जाहिर होती हुई नज़र आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपने, जेम्स हिल्टन ने इस नावल की इंस्पिरेशन अपने डैड से ली और अपने टीचर बॉलगौर नाई से ली। यस। और उसके बाद हम इसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखते हैं, कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी देखते हैं। यस। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ग्रेट पैलेस एग्जीबिशन का जिक्र है जब नावल शुरू होता है, और ग्रेट पैलेस एग्जीबिशन 1851 में हुई, और जिसने वो आपके शहर को तारीखी बनाया और कल्चरल सिटी के तौर पर मुतारफ़ किया पूरी दुनिया भर में। जी हाँ, लंदन सिटी को पूरी दुनिया भर में कल्चरल सिटी के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया। इस ग्रेट पैलेस एग्जीबिशन के अंदर 1851 में हुई, इसका भी मेंशन किया गया है। इसके बाद इसके अंदर जो हिस्टोरिकल इवेंट मेंशन हुआ है वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो है, फ्रांस और प्रूशिया यानी जर्मनी जिसका आज मौजूदा नाम है, तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर ये जो कि 1817 में लड़ी गई, 1870 में लड़ी गई, इसको भी मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद इसमें वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 से ऑलमोस्ट 1918 तक गई, तो इसका भी मेंशन किया गया है। इस तरह से ये इसमें कुछ हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देखेंगे। इसी तरह से हमें इसके अंदर कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी नज़र आएंगी। हिस्टोरिकल फिगर्स जस्ट लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हम देखेंगे, हम यहाँ पर विलियम मॉरिस को सुनेंगे, हम यहाँ पर हेनरिक इब्सन को भी देखेंगे, और इस तरह से फिगर्स हमारे सामने आएंगी। यस प्लीज़। और याद रखिएगा, ये तमाम के तमाम जो सीन हैं ये ब्रिटिश हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हमें इनकी कहीं ना कहीं झलक नज़र आती रहेगी इस नावल के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें थीम्स की, तो थीम्स जो हैं इसमें बेशुमार थीम्स हमें नज़र आती हैं। जब हम जैसे जैसे हम इस नावल को पढ़ते चले जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ थीम्स देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मोर्टैलिटी का थीम ऑफ मोर्टैलिटी, यानी कि ये दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ को फना है। और फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमें नॉस्टैल्जिया नज़र आता है। नॉस्टैल्जिया यानी कि माजी के सहारे जीना, और हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स किस तरह से माजी को सहारा बनाकर अपने माजी के अंदर पनाह लिए हुए है, ये भी हमें इसमें थीम नज़र आता है। इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं तो हमें और थीम के तौर पर इसमें जनरेशन गैप नज़र आता है। जनरेशन गैप यानी कि एक बड़े और छोटे, एक नस्ल से दूसरी नस्ल का फ़र्क नज़र आता है, उनकी सोच का फ़र्क है, उनकी थिंकिंग का फ़र्क है, उनकी वैल्यूज़ का फ़र्क है, इक़दार का फ़र्क है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें थीम हमें नज़र आता है कि एजुकेशन की वैल्यू का थीम नज़र आता है, यानी किस कदर एजुकेशन वैल्यूएबल है, किस कदर एजुकेशन ज़रूरी है हमारे माशरे में, किस कदर ये एजुकेशन कीमती है, ये भी हम इसको थीम के तौर पर इस नावल में देखेंगे। यस। और उसके बाद अगर हम थीम की बात करें तो हमें पावर ऑफ लव नज़र आती है कि कितना स्ट्रॉन्ग लविंग कैरेक्टर हमारे सामने आया है, एक एपिटमी, एक मुजस्मा एपिटमी ऑफ लव की शक्ल में हमारे सामने आया है। फिर हम इसके अंदर थीम के तौर पर देखेंगे कि रेवरेंस ऑफ वंस ट्रेडिशंस
एंड एंसेस्टर्स, यानी आप अपनी आबा अजदाद से कितनी मोहब्बत करती हैं, उनका कितना अदब करती हैं, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपनी सीमा, अपनी उनसे किस कदर मोहब्बत है आपको, अपनी रिवायात से किस कदर उनका अदब करते हैं, आप उनसे नहीं हटते। ये भी हमें थीम के तौर पर यहाँ पर नज़र आएगा। हमें डिसेंसी ऑफ कैरेक्टर नज़र आएगा, कितने खूबसूरत डिसेंट कैरेक्टर नज़र आएंगे, नफीस कैरेक्टर नज़र आएंगे, और अनस्पेक्युलेटेड लाइफ क्वालिटी जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने गुजारी, पूरा पीसफुली उन्होंने उसको गुजारा। हमें ये भी एज अ थीम के तौर पर हमें नज़र आएगा। जी हाँ, और हमें इसके अंदर बहुत कुछ इसके अलावा हम देखेंगे। सेटिस्फेक्शन नज़र आएगी, काम से सेटिस्फेक्शन, अपनी ज़िंदगी के मामलात से सेटिस्फेक्शन, कि इंसान किस कदर मुतमईन है अपने काम से, अपनी लाइफ से, अपने प्रोफेशन से। तो ये भी हमें इसमें काफ़ी हद तक हमें नज़र आएगा। और उसके बाद हमें जेंटालिटी ऑफ नेचर भी इसके अंदर हमें नज़र आएगी, जिसको हम देखेंगे। और लास्ट में इसके हम कुछ लेसन्स देखेंगे। लेसन्स में हम ये कहेंगे, वो ज़ाहिर बात है कि जब हम अब इस पूरे नावल को पढ़ लेंगे तो उसमें हम कुछ लेसन्स ड्राइव करेंगे कि कौन कौन से लेसन्स हमें इस नावल को पढ़ने के बाद मिलते हैं। जस्ट लाइक हम ये कह सकेंगे कि ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन गुड रिलेशनशिप, ये हम देखेंगे। बड़ा लेसन हम देखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो एक अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छे कनेक्शन के अंदर मौजूद होती है। ये हम एज अ इसका लेसन देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हम इसके लेसन्स और भी देख सकते हैं, चूँकि याद रखिएगा नफ्सियात कहती है कि इंसान का 10% तक जो है वो उसका ज़ाहिर है, जबकि उसका 90% तक उसका पोशीदा है। तो हम इसमें लेसन के तौर पर ये देख सकते हैं कि डू नॉट मेक हिस्ट्री जजमेंट अबाउट द पीपल, बिकॉज सम पीपल आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दे अपीयर, देन दे कम अप। जी, इंसान जो है मुकम्मल तौर पर आपके सामने नहीं आता, तो ये इसको जज करने के लिए वक्त दरकार होता है। ये भी हमें लेसन मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और इसके अलावा हमें इसके लेसन में ये भी मिलेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल अपने हाथों में कैद रखना चाहिए। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो जंगें हैं, जंग व जदल है, ये सिर्फ तबाही लेकर आता है। ये एक स्टूपिड अगली थिंग है, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ तबाही का बायस बनता है। हमें अपने मामलात को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए, टेबल टॉक के ज़रिए करना चाहिए। एट द टेबल ऑफ निगोशिएशन हमें इनको करना चाहिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तौर पर हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकें, बजाय इसके हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं। तो ये था हमारा ओवरऑल एक साइनॉप्सिस। ओवरऑल साइनॉप्सिस में हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स को थोड़ा सा एक वन बाय वन झलक के तौर पर देखा। और अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं इसकी चैप्टर वाइज एपिसोड्स। तो चैप्टर वाइज एपिसोड्स, चूँकि टोटल 18 चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से हम इसे वन बाय वन देखेंगे। और उसमें अब हम साइनॉप्सिस देखेंगे चैप्टर का, और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि नावल क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बोर्ड के पेपर में, ये इसमें कवर हो जाएगा, आपकी इस नावल की सीरीज़ में कवर हो जाएगा। तो सेकंड स्टार्ट करने के लिए फौरी तौर पर रेडी हो जाएं, और बड़े आराम से आपने साथ साथ साइनॉप्सिस लेना है चैप्टर वाइज, और साथ साथ ही क्वेश्चंस उसी वक्त तैयार कर लेने हैं। आराम से पढ़िए, एक मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, जब तक समझ नहीं आता उस वक्त तक स्क्रीन को रोक कर पढ़ें। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप ये कर लेते हैं तो यहाँ से 20 मार्क्स आपके कवर होते हैं। तो उम्मीद है आपने आज का लेक्चर बड़ी खुशअस्लूबी से देखा और सुना होगा। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द डे। बाय बाय।